ओगरा ने रोजाना की बुनियाद पर तेल की कीमतों का अपना पहला नोटिफिकेशन जारी करते हुए पेट्रोल सिर्फ 35 पैसे सस्ता मगर डीजल पर ₹5.5 से जायद का बम गिरा दिया है। हुकूमत का दावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़ात्मे का है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नया निज़ाम आम शहरी के लिए रिलीफ बनेगा या ये पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतों का नया और मुतनाज़ बाब है। रोज़ाना की बुनियाद पर वैसे कीमतों का तयन पाकिस्तान में पहली बार नाफिज हुआ है, लेकिन दुनिया में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई यूरोपीय ममालिक आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव की फौरी मुंतकली डेली प्राइसिंग के जरिए ही करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का दावा है कि इससे ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग का खात्मा होगा। यौमिया कीमतों के तयन के लिए ओगरा को इख्तियार देकर गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं, जिसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें आलमी मार्केट के 7 दिनों की औसत से मुंसलिक की गई हैं। हफ्ते और इतवार को, वीकेंड को कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ओगरा हुकूमती मंजूरी के बगैर कीमत का ऐलान कर सकेगा, ये बहुत अहम है। अलबत्ता जहाँ तक पेट्रोलियम लेवी का ताल्लुक है तो ये तब्दील नहीं होगी। लेवी में किसी भी किस्म की तब्दीली या रद्दोबदल सिर्फ और सिर्फ वजारत ख़जाना की बाकायदा मंजूरी से ही मुमकिन हो सकेगी। अब सवाल यह है कि क्या रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में लेवी फ़िक्स कर दी गई है, यानी वो जो 80 रुपये का कैप है डिक्लेयर्ड, वहाँ तक इसे महदूद कर दिया जाएगा। जो कलेक्शन है वो 116 की है, लेकिन एग्जैक्टली आम आदमी को इस सब के बीच में रिलीफ मिलेगा या ये एक नया दर्द सर होगा, क्योंकि रोज़ कीमत बढ़ेगी या गिरेगी तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोज़मर्रा की अशिया, खुरनोश, किराए वगैरह, इन सब का क्या कैसे तयन होगा, इस सब की फ्लक्चुएशन को जो है वो एग्जैक्टली कैसे हैंडल और मैनेज किया जाएगा, हुकूमत क्या समझती है क्या होने जा रहा है। इसी सब को इन डिटेल डिस्कस करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डेफिनेटली ज़ाहिर है एक हफ्तावार, बल्कि एक अरसा हफ्तावार की आदत भी नहीं रही, बार थी, फिर 15 दिन, फिर हफ्ते पे आ गई। अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर जब मूविंग एवरेज पे प्राइस डिसाइड होगी तो आवाम का बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि क्या ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगी, क्योंकि जिस तरह से इन दिनों में जंगी हालात के साथ इसको मिलाकर देखा जाए, या ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, वो जो हफ्ते में या 15 दिन में पड़ रहा था उसी के आसपास आपको कुछ चीज़ें मिल रही होंगी, लेकिन डेली बेसिस में मिल रही होंगी। एग्जैक्टली हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये वही फार्मूला है और वही एवरेज होगी 7 दिन की। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्यों ऐसा किया गया है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि 7 दिन की एवरेज है कि 7 दिन में जो भी कीमत आएगी वो उस दिन जो है वो अनाउंस होगी 7वें दिन के एंड पे, और फिर अगले दिन वो प्रिवेल करेगी। और इसी तरह से फिर अगले दिन पिछले 7 दिन की, यानी कि मूविंग एवरेज कहते हैं ना, जिसको 7 दिन 7 दिन 7 दिन, हर रोज पिछले 7 दिन की एवरेज होगी कीमत जो भी आती है। और वो पहली बात ये कि ये इस तरह से कीमत डिसाइड होगी। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये अब कैबिनेट डिसाइड नहीं करेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड नहीं करेंगे, कोई मिनिस्टर आके डिसाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी, जो कि सदियों से होती आई है पाकिस्तान में। बहुत बड़ा स्टेप है कि कोई भी पॉलिटिकल सेटअप जो है वो मार्केट फोर्सेस या डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल उसका ये हो कि अब डीरेगुलेशन की तरफ जाए, कीमतें मार्केट डिसाइड करे। और गवर्नमेंट एक काम ये करे कि वो मेक श्योर करे अपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के थ्रू जो उसने बनाई है, इसलिए कि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी हो, गवर्नेंस जो है बेहतर हो, अच्छी हो, और क्रेडिबिलिटी हो, और सारिफ के साथ कोई भी जो है वो नाइंसाफ़ी ना हो। तो ये 3-4 प्रिंसिपल्स हैं। और पांचवी चीज़ ये है कि आपको पता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब आप बहुत डिले के साथ अनाउंस करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, सब नहीं, बहुत सारी फोर्सेस ऐसी बीच में कुछ लोग होते हैं कि जिसमें जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ भी जाते हैं। क्योंकि अगर आप 15 दिन और 30 दिन के बाद अनाउंस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बीच में फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनको पता होता है, रिलेटिवली ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं जो है वो आम आदमी के बनिस्बत, जिनको पता होता है कीमतें ऊपर होने वाली हैं, नीचे होने वाली हैं। तो ये इसको भी जो है रोकने में बहुत मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ कीमत अगर रोज़ चेंज हो रही है, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ जो ऑयल है, लेट्स से कोई भी कमोडिटी अगर बहुत ऊपर जा रही है, तो हफ्ते के बाद और 15 दिन के बाद एक साथ उसका जो है वो इंक्रीज देना, यानी कि बढ़ाना या कम करना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। बजाय इसके अगर ये किया जाए कि रोज़ जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हों, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकती हैं, वो ज़्यादा बर्दाश्त के काबिल होती हैं, बनस्बत इसके कि आप हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद या महीने के बाद एक बड़ा चेंज दें, वो एक धचका हो जाए बहुत बड़ा। ये भी इसमें हेल्प मिलती है कि अगर लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक हफ्ते बाद अगर 25 रुपए का इंक्रीज होना है, या 20 रुपए का या 15 रुपए का इंक्रीज होना है, तो
अगर आप 7 दिनों के अंदर उसे जो है डेली बेसिस पे चेंज करेंगे तो शायद 2-3 रुपए आए। लेकिन अगर मैं हफ्ते की बात करता हूँ तो 15-20 रुपए 25 रुपए एक साथ ये हुआ भी आपने देखा है। 55 रुपए बढ़े एक साथ, फिर नीचे भी आए, 74 रुपए नीचे किए गए, तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट था। तो इसमें ना कंपनियों को भी नुकसान और फायदे होते हैं साथ साथ, और अच्छा, सारे इसमें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि जाहिर है पेट्रोल की कीमतें और फिर पूरा जिस तरह से मईशत का पहिया चल रहा है, अब जब ये रोज़ाना की बुनियाद पर तय हो रही हैं तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली अशिया खुरोनोश दीगर चीज़ों पे, किसानों की कॉस्ट, आप समझते हैं कि ये वहाँ पर जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट दे रहा है उसको कंट्रोल कर रहा होगा, या वहाँ ये अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा होगा प्राइस मैनेजमेंट में, लेट्स से? नहीं, मेरे ख्याल में तो बेहतरी होगी ना। देखिए किस तरह से बेहतरी होगी, जैसे मैंने कहा कि ये एवरेज आउट हो जाती है चीज़, ये बराबर हो जाता है बाद में। मिसाल के तौर पे अगर एक दिन 1 रुपया बढ़ गया और अगले दिन 1 रुपया नीचे आ गया, तो वो बहुत कम अरसे में एडजस्ट हो रहा है ना, बजाय इसके कि मैं एक हफ्ते बाद 10 रुपए चेंज करूं, ऊपर करूं या नीचे करूं। तो ये तो आपको ये होगा कि अगर कोई कीमत बढ़ाता है तो देखता है कि जी कीमतें फिर गिर भी रही हैं, तो ठीक है नहीं बढ़ाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर बढ़ाई जाती हैं तो फ़ौरन नीचे भी की जाती हैं। तो अगर फ़ौरन चेंज आ रहा है तो फ़ौरन उसकी ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक तरफ अगर कीमत जो है कम से बढ़ रही है रोज़, बजाय इसके कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद ज़्यादा से बढ़े, तो उसका इम्पैक्ट भी एवरेज आउट होता है। ये देखें, ये ट्रांजिशन फेज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, और ये ज़्यादा बेहतर तरीका है बनिस्बत इसके कि आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद चेंज करें। आप खुद मुझे बताएं कि अगर आज जो ऑयल की कीमतें ऊपर नीचे जैसे हो रही हैं जंग की वजह से, अगर ना भी हों, आज एक मरतबा जंग एक तरफ हो जाए और चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएं, तो रोज़ चेंजेस थोड़ी आएंगी, रोज़ कीमत में चेंज थोड़ी होगा। वो तो डिपेंड करता है ना इंटरनेशनल मार्केट में, कि अगर रोज़ चेंजेस हो रही हैं तो आपको 7 दिन की एवरेज के बाद चेंज नजर आएगा। आप मेरी बात समझें, आज अगर कीमत एकदम से बढ़ गई है तो कल नहीं बढ़ जाएगी कीमत, वो 7 दिन का एवरेज ही होगा। तो अगले 7 दिन में उसका इम्पैक्ट डाइल्यूट होता हुआ नजर आएगा, नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो जंगी हालात हैं और डेफिनेटली इसमें जिस तेज़ी से कीमतें ऊपर गई हैं, हुकूमत ने उसको उसमें कहीं रिलीफ भी दिया और कहीं पर उसको ज़ाहिर है आगे की तरफ पास ऑन भी किया। मुझे एक चीज़ समझनी है कि ओगरा ज़ाहिर है मुकम्मल आज़ादी से काम करा होगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की जो ब्रांड की कीमत है उसके हिसाब से वो अपनी कीमत डिसाइड करे। लेकिन आवाम का जो शिकवा है इस सब के बीच में जो बढ़ा है वो लेवी पे बढ़ा है। वो डेफिनेटली 80 रुपये का कैप मौजूद है, लेकिन हुकूमत इससे ज़्यादा भी वसूल करती रही है। इसको कैप करके ओगरा को कह दिया गया कि इस कैप को मेंटेन करना है, या इस कैप की फ्लक्चुएशन रहेगी। और जाहिर है फिर ये आप जिस तरह से कह रहे थे कि ओगरा इटसेल्फ अकेले डिसाइड करा होगा, वो तो फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर वजारत ख़जाना उसमें इन्वॉल्व होगी और वो लेवी को वहाँ से मैनेज कर रही होगी। तो ये फिर कंप्लीटली इम्पार्शल कैसे हो गया ओगरा की तरफ से? ये तो आप अज्यूम करें ना कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कैसा ये है? तो एक डिफाइंड है, ये फॉर्मूला डिफाइंड है कि जी इतनी लेवी है, इतने इंपोर्ट टैक्सेस हैं, इतने मार्जिन हैं, इतना जो है आपकी बाहर से इंश्योरेंस आता है, जो भी एक्चुअल इंश्योरेंस होगा या एक्चुअल प्रीमियम्स होंगे, बाहर से आप कीमत खरीदते हैं, सिर्फ ऑयल की कीमत तो नहीं होती या पेट्रोल या डीजल की कीमत तो नहीं होती, उसके ऊपर आप इंश्योरेंस भी देते हैं, लाने आने की लागत भी होती है, उसके बाद फिर प्रीमियम्स भी होते हैं, हर प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी भी होती है। तो बेतहाशा चीज़ है ना उसके अंदर, लेकिन ये बहुत डिफाइंड है। पेट्रोलियम लेवी कैसे एडजस्ट होगी? ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो डेफिनेटली मौजूद हैं। वो जो कैप है उस कैप से हम एक्सीड भी तो करते रहे ना बीच में। मैं लेवी पे आ रहा हूँ। देखिए लेवी तो अभी जो 80 रुपए की लेवी जो है उससे तो बहुत कम है लेवी। 80 रुपए की जो लेवी है उससे तो इस वक्त लेवी बहुत, मतलब उससे लेवी जो है वो अपने 80 रुपए पे तो नहीं है ना जी, 70 रुपए पेट्रोल पे है और 80 रुपए डीजल पे है। तो लेवी तो एक्चुअली अपने जो हाईएस्ट पॉइंट है 80 रुपए पेट्रोल और डीजल, इससे कम है इस वक्त। और आपको ये भी पता है कि लेवीज को 3-3 हफ्ते सस्पेंड भी किया गया ताकि जो है सपोर्ट दी जा सके। तो लेवी तो वही है जो कि वॉर से, जंग से पहले जो लेवीज थी वो तो वही है, उसमें तो कोई इजाफा नहीं हुआ। उसमें तो ये हुआ कि उसको कम किया गया और वापस उस सतह पे लाया गया, लेकिन आज भी उस सतह पे नहीं है जो जंग से पहले थी। तो लेवीज तो नीचे है। दूसरी बात, सेल्स टैक्स तो है ही नहीं प्रोडक्ट के ऊपर, जो सारी प्रोडक्ट्स पे होता है। वो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 4 प्रोडक्ट्स पे सेल्स टैक्स ही नहीं है। तो देखिए जहां तक टैक्सेस का मामला है, और जो कार्बन लेवी की बात करते हैं, वो कार्बन लेवी तो एक्चुअली रिप्लेस किया है कुछ पोर्शन जो है पेट्रोलियम लेवी का, उसकी जगह पे लगाया है। वो तो एडिशनल तो लेवी है ही नहीं, यानी कि 80 रुपए एक पे है, 70 रुपए एक है, और उसमें भी कार्बन लेवी इंक्लूडेड है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेवीज को कम भी किया गया है, सस्पेंड भी किया गया है, और वापस उस जगह पे लाए, लेकिन अभी तक उस लेवल पे नहीं आई है जितने पे जंग से पहले थी। तो लेवीज तो इस तरह से हो रही है, लेकिन लेवीज का जो अपना प्रिंसिपल है, देखें वो एनवायरमेंट का ज्यादा है कि लेवीज उन प्रोडक्ट्स पे लगती है। पूरी दुनिया में ये राइज है। डेफिनेटली इसका इवैल्यूएशन साइकिल क्या रहेगा? अब जब जाहिर है पहले हम हफ्ते बाद कीमतें कर रहे थे, इसका इवैल्यूएशन साइकिल क्या रहेगा अब जब रोज हो रही होंगी कीमतें तय?
सॉरी मैं आपका सवाल नहीं समझा, दोबारा इसकी बताइए। इसकी इवैल्यूएशन यानी हमें किस हद तक लेवी को लेकर जाना है, यानी 80 रुपये तो हम वसूल नहीं कर रहे, ये 50 रहेगी, ये 60 रहेगी, इसका ये 80 इवैल्यूएशन है ना? साइकिल। नहीं 80 का नहीं तो कैप है ना, 80 है। डेफिनेटली उसके बीच में मनूवर कर रहे हैं। इवैल्यूएशन साइकिल भी इसको स्क्वीज कर रहे हैं, या ये फर्दर एक्सपेंड कर जाएगा, यानी 15 दिन बाद, महीने बाद देखा जाएगा कि लेवी की हद को क्या रखना है, 80 रुपये में से कितनी लेनी है, नहीं 50 नहीं, लेनी कुछ है, भी 55 नहीं है लेनी है। ऐसे सर। सर कुछ भी नहीं है ऐसा, ये ओगरा को दे दिया है, ओगरा डिसाइड करेगा कि ये फॉर्मूला है। हाँ, लेविस वही हैं, ओके। लेविस जो हैं वो वही हैं। 80-80 रुपए ही कैप है उसके ऊपर अभी, वो लेविस वही हैं। और आज अगर लेविस को चेंज करना होगा तो वो जो है वो कंसल्टेशन के साथ कोई चीज़ होगी, या कैबिनेट या पार्लियामेंट में जाके बात होगी, कैबिनेट में जाके वो डिसाइड करेगी, कैबिनेट डिसाइड कर लेगी, या लेविस में चेंज करना है, कम करना है, क्या करना है। लेकिन अभी जो फॉर्मूला है आज आपके पास, वो तो वही है जो कि डिसाइड हो गया है कि जी बाकी चीज़ें सेम रखनी है। और जो आपके इम्पोर्ट कॉस्ट है, जो भी वो चेंजेस आ रही हैं, वो आप देखना, लास्ट आप चेंज देख लें उठा के, जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम ने जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ आके अनाउंस किया था, वो ज़रा आप जाके प्राइस बिल्डअप देख लें ना, प्राइस जो जो फॉर्मूला है उसके अंदर देखें ना क्या क्या चीज़ें, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत हाँ जी। बढ़ी है पेट्रोल की और डीजल की, वही इंक्रीज दिया गया है। और अभी जो है चेंजेस आएंगी तो उस हिसाब से भी हो सकता है नीचे हो जाए, हो सकता है ऊपर हो जाए। तो एक्चुअल मार्केट को दिया गया है, अब रेगुलेटर को कहा है कि जी आप जो बताएं। फिर देखिए पहले क्या होता था, फर्क क्या है, पहले रेगुलेटर जो था ओगरा ही, वो रेकमेंड करता था गवर्नमेंट को कि जी देखें ये कीमतें होनी चाहिए। फिर मिनिस्टर जो है वो बैठते हैं, फिर कैबिनेट बैठती है, या फिर प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कि जिसको क्या किया जाए, कम करें, डिसाइड करें, किस तरह बढ़ाएं ना बढ़ाएं, क्या इम्पैक्ट आएगा। अब यह हुआ है कि जी इसमें कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ प्रॉब्लम होती है, नीचे भी ऊपर भी। इसलिए ये रेगुलेटर जो कह रहा है कि जी है, हाँ मेक श्योर करना है कि रेगुलेटर ये कह रहा है कि जी एक्चुअल प्राइसेस ये आ गई हैं। और आप देख लें फॉर्मूला इस पे बिल्कुल ओपन है, सब देख सकते हैं वेबसाइट पे। यही प्राइस अगले दिन जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, प्रिवेल हो जाएगी। और वैसे भी पेट्रोल पंप्स अलग अलग जो है वो कीमतें थोड़ी बहुत चेंज करते हैं पैसों में, जो उनकी ब्रांड होती है, जो वो सर्विसेज देते हैं उस हिसाब से वो चेंज करते हैं। लेकिन हमारा एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन कि डीरेगुलेशन की तरफ जाएं। डीरेगुलेशन में हमेशा फायदा होता है सप्लायर का भी, और आपका और ज़ाहिर है अभी विद सबको। टाइम मैच्योर भी होगा और लोगों को इसकी आदत भी होती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया खुरम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डेफिनेटली ये जो डेली प्राइसिंग का मेथड है, तरीक़ाकार है, फार्मूला है, ये फौरी तौर पर असर मुंतकिल करने के लिए है, आवाम को फ़ायदा भी, और जो डेफिनेटली उन कीमतों की वजह से नुकसान हो रहा हो वो भी। आप समझते हैं कि ओगरा इसके लिए वेल इक्विप्ड है और मुकम्मल आज़ादी के साथ, मुकम्मल इख्तियार के साथ ये काम करता रहेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पेट्रोलियम लेवी एक ज़ाहिर है हुकूमत का एक बहुत बड़ा एक कलेक्शन का तरीक़ाकार है इस पेट्रोल के प्रोडक्ट से? वैद बात यह कि अनफॉर्चुनेटली पीस मील का जो रिफॉर्म है ये डायरेक्शनली सही है, पर अगर आप पीस मील में डीरेगुलेट करें प्राइसेस और फिर भी ओगरा को ही ये टास्क दें, हालांकि एंड गेम जो है वो ये है कि हर कोई अपनी मार्जिनस IEFM यानी कि इक्वलाइजेशन ऑफ फ्रेट, अपनी कॉस्ट, और उस पर पाकिस्तान में डिफरेंट पेट्रोल प्राइसेस पे डिफरेंट कीमत से, जैसे कि इस वक्त एक चीज़ की हुई है हमने, हाई ऑक्टेन एंड गोल ये। अब इस रिफॉर्म को एक्सप्लेन भी अभी अगर आप सही तरह करें तो उसका इज़ द फॉलोइंग कि ये 7 दिन की एक एवरेज प्राइस जो कि सिंगापुर प्लैट्स की होती है, उसको लेके एक मूविंग एवरेज बना के, ताकि इसमें कोई बहुत वेरिएशन ना आ रही। ये तो है व्हाट वी आर अबाउट टू डू। मैं जैसे कहा कि इट इज़ अ स्टेप इन द डायरेक्शन, और चूँकि उस तरह शायद एक्सप्लेन नहीं हुआ तो उसकी एक ऑपोजिशन भी आई और अभी लोग समझ रहे हैं। जहाँ तक ओगरा का ताल्लुक है, मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान के सारे जो रेगुलेटर्स हैं वो नेसेंट हैं। इसका क्या मतलब है? एक तो हमने इनको नहायत अदब के साथ पार्किंग प्लेसेस बनाए रखा, और प्रोफेशनली रेगुलेटरी रिजीम्स जिनका मकसद मार्केट मेकिंग हो, जिसकी तरफ आज बढ़ने की कोशिश है, वो नहीं हुई। इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट नहीं बनी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केट नहीं बनी, जिसे हम कहते हैं ना कि टैरिफ डिटर्मिनेशन से आगे enforcement of licensing, transparent dispute resolution, performance monitoring and routine publication of data. This is what OGRA is supposed to do. अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि we are far away from being a well regulated market architecture in the petroleum sector.
इससे आगे एक बढ़ के बात है, ओगरा ऑन इट्स ओन इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू सॉल्व दिस इशू, बिकॉज एक तो डीरेगुलेशन पूरी हो जाती तो शायद ओगरा को भी इस सिस्टम से निकाल देते। पाकिस्तान को ना एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटर की ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर। I've said many times I'm an Australian trained economist. I've worked with the government in Australia. वो कभी भी ऐसे नहीं करते कि यहाँ तेल का रेगुलेटर बना दो, यहाँ पेट्रोलियम का बना दो, यहाँ गैस का बना दो, यहाँ बिजली का बना दो, ऐसे नहीं होता। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग होती है। देयर इज़ नथिंग आइसोलेटेड दैट यू डील। पाकिस्तान के मसाइल इतने पेचीदा हैं एनर्जी सेक्टर के कि ये तंजीम नौ मांगते हैं। सो रेगुलेटर की प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, बट उससे पहले उसका आर्किटेक्चर ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप तो बड़ी लंबी और गहरी बातें करें। एक तो ये कि ये गहरी ज़रूर हैं, क्योंकि अगर गहरी ना होती तो 100 अरब का सर्कुलर डेट था जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई थी। आज 1700-1800 बिजली का है, 0 सर्कुलर डेट था 5-6 साल पहले गैस सेक्टर का, आज 1700 अरब का है। उसी तरह मतलब एक और मिसाल दे दूं, आपकी ये जो इस वक्त की रिफाइनरीज हैं, अगर आप क्रूड मंगा के उनमें रशियन इवन इरानियन, चूँकि इरानियन ट्राई नहीं हुआ सो आई डोंट नो एग्जैक्टली, रिफाइन करना चाहें ना तो आप कर नहीं सकते, इसलिए कि आपने एक रिफाइनरी है पार्को जो कि लाइट कन्वर्जन कर सकती है, बाकी सारी एक हाइड्रोस्किमिंग टेक्नोलॉजी पे हैं। This is an old technology. India has done away with that technology. That's why they could use the Russian oil, the crude oil, cheaper and produce petrol. So try and understand कि अगर मैं आपके वसातत से एक सतही गुफ्तगू करके चला जाऊंगी जी ये कीमत रे, तो आप मुझे कहेंगे कि यार आपको भी फिर समझ नहीं थी। तो आप 3 साल बाद भी मेरा ये क्लिप उठा लीजिएगा। पाकिस्तान में जब तक आप इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग, मार्केट लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब ये है कि डीरेगुलेट कर दें कंप्लीटली मार्केट को, जैसे हाई ऑक्टेन को किया हुआ है पाकिस्तान में। मैं 2018 में डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, इस डी रेगुलराइजेशन को अगर आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकें, यानी हम क्योंकि रिफाइनरीज उस तरह से काम नहीं कर रही, हमारी प्रोडक्शन खुद नहीं है, हम तैयार माल मंगवा रहे हैं, उसको हम आगे फर्दर मार्केट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंपटीशन कैसे जनरेट करें इसको डी रेगुलेट करते हुए, जैसे अमेरिका में हो रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है। सो डी रेगुलेट का मतलब है कि मार्केट बेस्ड प्राइसिंग है, जो IEFM है और जो फ्रेट इक्वलाइजेशन है, इस चक्कर से भी निकल जाएं। कराची लाहौर की एक प्राइस नहीं होगी, आप मतलब बाहर घूमे फिरें तो आपको डिफरेंट पेट्रोल पंप ही नहीं, डिफरेंट एरियाज में भी डिफरेंट प्राइस मिलती है। रीजनल कॉस्ट टू सर्विस डिस्टॉर्शंस होंगे, उसको फेज में लेना पड़ेगा। रूल बेस्ड ट्रांजिशन होगी, जिसका मतलब ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस प्राइसिंग मैकेनिज्म से निकल जाएंगे, और जिसने जितने का माल मंगाया होगा वो अगर आपको बेचेगा उसकी क्वालिटी डिटर्मिन होगी, और फिर हर जो जगह है वहाँ पे एक कंपेटिटिव मार्केट होगी। तो अगर आपको कहीं 4 रुपए सस्ता मिल रहा है और 4 रुपए शायद सस्ता भी मिलना शुरू हो जाए, तो आप वहाँ जाके ये चीज़ खरीद सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ए डीरेगुलेटेड मार्केट। इसका मतलब क्या है कि ओगरा या नेपरा जब कंबाइन होंगे तो वो एक अच्छी मॉनिटरिंग मार्केट डेटा का मैकेनिज्म क्रिएट किया करेंगे ताकि ये सब कुछ हो। अब आप कहेंगे इसको सस्ता करने का क्या तरीका है? यार इसका एक ही तरीका है। Energy security in Pakistan is about expanding oil and gas exploration in the country, improved production in the country, settlement of E&P receivables in the country, faster approvals in the country, commercial attractive investor benchmarks in the country, shale tight gas offshore acreage in the country, और जो predictable producer pricing है in the country। आप मुझे बता दें कि सुई के बाद कौन सी बड़ी आपने गैस की पाकिस्तान में हम जहाँ थे वहीं रुके हुए, और डेफिनेटली यही वजह है कि हम आगे एग्जैक्टली नहीं पढ़ पा रहे। वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।